हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझाने वाला हूं। वो टॉपिक है स्टूडेंट फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम और द्वितीय नियम को आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन कैसे आता है स्टूडेंट, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम समझाइए और गणितीय व्याख्या कीजिए। तो अंतिम तक समझिएगा, पूरा विधिवत समझाऊंगा, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा मेरे प्यारे भाइयों, बस आपको थोड़ा सा समय देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन आएगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए और गणितीय व्याख्या। तो सबसे पहले आपको पहला नियम लिखना है। पहले नियम में कोई गणितीय व्याख्या नहीं है, इसलिए आपको दूसरे नियम पर गणितीय व्याख्या करना है। तो चलिए सबसे पहले पहला नियम देखिए। पहला नियम क्या है, जब किसी बंद परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में के मान में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक डायग्राम का सहारा ले रहा हूं स्टूडेंट। जैसे आपके पास एक चुंबक है ना, ये चुंबक है, समझिएगा थोड़ा सा। ये एन है ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। इस पे वृत्ताकार कुंडली है ना, ये कुंडली है स्टूडेंट, और ऐसा कुंडली है। अब इस चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं स्टूडेंट, और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस पर डिपेंड करती हैं। जैसे यदि हम बात करें, चुंबक को हम यदि कुंडली के पास लाते हैं तो चुंबक में ज्यादा तेज विक्षेपण होगा। अब इसको कैसे पता करेंगे, तो इस पे एक धारामापी लगा होता है। जिस धारामापी में एक विक्षेप लगा रहता है, ये धारामापी है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब इस चुंबक को इस कुंडली के पास लाते हैं तो इसमें आपेक्षिक गति होता है। क्या होता है, आपेक्षिक गति होता है। जैसे जब कुंडली के पास लाए, कुंडली के दूर ले जाएं, तो दोनों में ये जो कुंडली है, कुंडली और चुंबक के बीच एक आपेक्षिक गति होता है। इसी आपेक्षिक गति का मतलब होता है स्टूडेंट कि जैसे चुंबक से कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं जो कि इस परिपथ को प्रभावित करती हैं, और इसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण यहां एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उसी विद्युत वाहक बल से स्टूडेंट इसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। जो आपके पास देख रहे हैं, एक क्या है, विद्युत परिपथ है, एक प्रकार से यहां पर बंद परिपथ है, बंद लूप है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पहले उत्पन्न होता है। इसके कारण यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण स्टूडेंट इसमें परिपथ में धारा बहने लगती है। क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है, और यही घटना स्टूडेंट चुंबकीय प्रेरण का कहलाता है। ठीक है ना, और यह तब तक होता रहेगा, धारा तब तक बहेगी जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा। अब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन अर्थात स्टूडेंट उनकी क्षेत्र रेखाओं का परिवर्तन। अब आपको पता होना चाहिए एक चीज कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन। चीजें क्लियर हो गई, इतना तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि प्रथम नियम क्या है कि किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ हमने बनाया था, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि स्टूडेंट उसमें चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन होता रहता है। चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा और धारा प्रवाहित होती रहेगी। ये तो हो गया अपना पहला नियम स्टूडेंट। अब देखिए थोड़ा सा दूसरा नियम। दूसरा नियम थोड़ा सा इजी है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होती है। पहला भी वही है, दूसरा भी वही, थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ दिया गया है, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है कि जो आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है स्टूडेंट, ये किसके समानुपाती, विद्युत वाहक बल के। अर्थात जो विद्युत वाहक बल का मान है, जो ई का मान है, वो किस पर डिपेंड करेगा, चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड करेगा। पहले नियम में भी यही पढ़ा आपने कि विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तो तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो दूसरे नियम में बता दिया कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है वो किस पर डिपेंड करेगी, विद्युत वाहक बल का जो मान है वो किस पर डिपेंड करेगी, चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड करेगी। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसी के समानुपाती होगा विद्युत वाहक बल। समझ गए ना।
प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स में कब परिवर्तन होगा? जब उनकी बल रेखाओं में परिवर्तन होगी। बल रेखा में परिवर्तन कब होगा? जब तो चुंबक मान लीजिए वृत्ताकार लूप के पास आता है या तो दूर जाता है, तो उसमें बल रेखाओं में परिवर्तन होगी। समझ रहे? जितना पास आएगा उतना बल रेखाएं उससे होकर गुजरेगी, उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उतना ही प्रेरित धारा बहेगा। समझ रहे ना? तो चुंबक को ज्यों ही कुंडली के पास लाते तो विक्षेप तेजी गति से होता है, तेजी से लाएंगे तेजी से विक्षेप होगा, क्योंकि उसमें बल रेखाएं मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगी, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के परिवर्तन से ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्लियर? अब चलते हैं गणितीय व्याख्या। व्याख्या तो करना ही है। तो माना स्टूडेंट यहां पर थोड़ा सा आप लिख लीजिए कि माना किसी क्षण किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 है, मतलब प्रारंभ में φ1 है, t समय पश्चात यानी कुछ समय मतलब बाद उस परिपथ का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाता है? φ2 हो जाता है। वैसे भी स्टूडेंट किसी भी परिपथ में यदि पहले कुछ फ्लक्स है तो कुछ समय पश्चात उसमें फ्लक्स में परिवर्तन तो होगी ही होगी। तो अपन ने यहां पर माना कि φ1 क्या है? आपका प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स है, और t समय पश्चात कुछ ना कुछ इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगी। क्लियर? तो अब आपको यहां पर थोड़ा सा लिखना है स्टूडेंट। क्या लिखना है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होता है। यहां पर आपने लिख लिया t समय पश्चात चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाता है? φ2 हो जाता है। तब आपको लिखना तब किस में परिवर्तन? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। यहां पर लिखना है चुंबकीय फ्लक्स में, किसमें स्टूडेंट? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। तो ये परिवर्तन की दर स्टूडेंट कितना होगा? φ2 माइनस φ1 बटे टी। ये कैसे? देखिए φ2 का मान अधिक है, φ1 का मान कम है, तो इसमें कितना परिवर्तन हुआ? समय के साथ। तो φ2 माइनस φ1 बटे टी, यानी समय के साथ कितना परिवर्तन हो रहा है? क्या? चुंबकीय फ्लक्स, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है ना φ2 माइनस φ1 बटे टी। इतना क्लियर हो गया? अब चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से, किससे? द्वितीय नियम से, तो इतना लिख लीजिए। तब फैराडे की द्वितीय नियम से, फैराडे का द्वितीय नियम है क्या? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को इसे दर्शाते हैं, समानुपाती होता है किसके स्टूडेंट? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यानी φ2 माइनस φ1 बटे टी। ये हो गया। यानी जो आपका चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से अपन द्वितीय नियम से कर रहे हैं कि यहां पर जो E है वो क्या है? विद्युत वाहक बल है, और φ2 माइनस φ1 अपान टी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। यानी किसी भी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब स्टूडेंट यहां पर जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगेगा, वो भी ऋणात्मक के रूप में, मैं कारण भी बताऊंगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट E बराबर माइनस के, और यहां पर φ2 माइनस φ1 बटे टी। अब इस चिन्ह का भी, ऋण चिन्ह का भी कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो इसका कारण ये स्टूडेंट, जो ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है, प्रतीत है कि जो विद्युत वाहक बल है सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ध्यान रखना कि जो विद्युत वाहक बल है स्टूडेंट सदैव चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए यहां पर हमने माइनस लगाया। जहां आप लिख लें जहां की एक क्या है? आनुपातिक नियतांक है। क्या स्टूडेंट? आनुपातिक नियतांक है। जहां के क्या है? एक आनुपातिक नियतांक है। इसका SI में मान कितना होता है? 1 होता है। यहां पर लिख सकते हैं इसका SI पद्धति में, इसमें SI पद्धति में मान कितना होता है? 1 होता है। अब यहां पर यदि रख दें स्टूडेंट k की जगह 1, तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? k की जगह 1 रखने पर तो आपके पास आएगा E इक्वल माइनस φ2 माइनस φ1 अपान टी हो गया। इतना क्लियर हो गया? इसको आप दे दें समीकरण 1। आशा करता हूं स्टूडेंट इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इतना आप लोग लिख लीजिए स्टूडेंट कि ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करती है। इतना लिखना जरूरी है, तो आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ऋण चिन्ह हमने लगाया है तो आप लोगों को क्लियर हो जाए। आगे लिखना है यदि डेल्टी समय में, मतलब अल्प समय में या अल्प समय अंतराल में कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स डेल फाई भी परिवर्तन हो, मतलब कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा हो, यानी स्टूडेंट जो आपका E का मान हो जाएगा, E का मान मैंने क्या कहा? कितना समय t की जगह डेल टी हो जाए, और स्टूडेंट जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है वो कितना हो जाएगा? डेल फाई बी हो जाए। तो इसको ऐसा आप लिख सकते हो, इसको दे दो समीकरण 2, यानी अल्प समय अंतराल में,
कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में डेल फाई बी परिवर्तन हो तो ई बराबर, ई क्या है, विद्युत भाग बल है, माइनस डेल फाई बी अपान डेल टी। इतना क्लियर हो गया। अब यदि स्टूडेंट यदि समय अंतराल बहुत कम हो, अत्यंत कम हो, तो यहां पर आपको लिखना है यदि क्या, समय अंतराल, यदि समय अंतराल क्या स्टूडेंट, समय अंतराल बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो, अर्थात समझिएगा डेल टू टेंस टू जीरो, अत्यंत सूक्ष्म हो, तब हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो ई का मान हो जाएगा, लिमिट बता दिया कि डेल टी का मान बहुत ही कम, जीरो, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई बी बटे डेल टी। और इसको अपन दर्शाते हैं स्टूडेंट, यहां पर मैं बता देता हूं, इसको दर्शाते हैं डी फाई बी बटे डी टी से। इसको अपन इस रूप में दर्शा सकते हैं, और ऋणात्मक था तो यहां भी ऋणात्मक हो गया। और इस प्रकार से स्टूडेंट आपका जो क्या, फैराडे का द्वितीय नियम का गणितीय व्याख्या हो जाता है कंप्लीट। ठीक है ना, इतना ही आपको लास्ट में प्रूव करना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जितना मैंने कराया उतना आप लोग कर लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोककर, कोई दिक्कत नहीं, बराबर नंबर मिलेंगे, 2 पेजेस का है। और स्टूडेंट आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि इसका पीडीएफ नोट्स चाहते हैं आप कि मुझे पीडीएफ नोट्स लेना है, तो 96 यानी 968529 पर कांटेक्ट कीजिए और इसका विधिवत नोट्स ले सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।